मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास जिसको हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में मशीन के माध्यम से कक्षाएं लेने की परंपरा जो चली कोरोना के दौर में, उसके अंतर्गत पुनः एक बार हम सब मिल रहे हैं इस दौर में। और इसी दौर में हम यह जानते हैं कि इस क्लास का महत्व कितना सार्थक है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ होने का एहसास तो है। खैर, हम विषय पे आते हैं और आज हम लोग जो बातचीत की शुरुआत करेंगे उसकी सबसे पहली कड़ी होगी भाषा। आप जानते हैं कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीन ऐसे हमारे पास जो भाषा है यानी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में भारत की परंपराओं में आप देखेंगे तो संस्कृत व्याप्त रही और उसी संस्कृत से फूट कर कहें नदी की धारा अलग से बह गई और वो हिंदी का एक रूप बना। अंग्रेज़ी तो हमने अडॉप्ट कर लिया है, मतलब विदेश से खींच लिया अपनी ओर। वो अपने हिंदुस्तान की कोई नहीं है, लेकिन हमने खींचा है। और जो चीज़ बाहर से हो, आप जानते हैं घर का खाना जितना अच्छा बन जाए वो होटल के खाने से फीका लगता है, क्योंकि होटल का खाना थोड़ा होगा और कीमती होगा। तो कीमत का एहसास तो है ही और थोड़ा होने का भी एहसास है। यही कारण है कि उसका टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा और घर में थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए उसका एहसास कम करते हैं। तो जो चीज़ हमारे पास है हमें उसका एहसास नहीं है, और जो हमसे दूर से है वो उसका एहसास होता है। अंग्रेज़ी ने हमारे साथ यही किया कि वो दूर से हमें स्वागत किया, और नतीजा क्या हुआ कि हम उसके स्वागत को स्पेशली मान लिए, बहुत विशेष मान लिए। लेकिन हिंदी तो आज भी हम कह सकते हैं इस भारत में एक राजभाषा जिसको कहते हैं संवैधानिक रूप मिला, और साथ में राष्ट्रभाषा तथा कथित कह सकते हैं, इसको संवैधानिक रूप नहीं मिला है। इस पर हम बातचीत करेंगे कि राष्ट्रभाषा आखिर हिंदी है लेकिन फिर भी नहीं है, और राजभाषा है और अंग्रेजी सहायक के रूप में है। इस पर बातचीत होगी, लेकिन आज की जो बातचीत है वो केवल इस पर होगी कि भाषा के अंतर्गत संस्कृत के साथ जब उनकी एक बेटी जो कि काफ़ी मजबूत परिस्थितियों में सामना करते हुए आगे बढ़ रही हैं, वो हिंदी है। और उस हिंदी ने पूरे भारत में अपना एक वर्चस्व बना लिया। आज देखेंगे कि हिंदी भाषा लगभग राज्यों में, कुछ दक्षिण की जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आपका तेलंगाना है, केरल है और कर्नाटक है। इन 5 राज्यों को छोड़ दीजिए और फिर नॉर्थ ईस्ट आ जाइए, मतलब कि उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में आप आएंगे तो उधर कुछ जो 7 बहनें हैं उसमें खास तौर पे मणिपुर, नागालैंड, आपका त्रिपुरा, मेघालय, ऐसे राज्यों को छोड़ दें, अरुणाचल प्रदेश वगैरह को, इनको छोड़ के चलें तो आप देखेंगे कि हिंदी पूरे देश भर में लगभग पटल पर है। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे बाद में, लेकिन आज केवल इस पर बातचीत होगी कि हिंदी पूरे भारत की भाषा इसलिए मान ली गई क्योंकि आप जानते हैं कि जिसकी अधिकता होती है उसी की प्रधानता मानी जाएगी। अधिकता हुई हिंदी के बोलने वाले, समझने वाले, जानने वाले की। आप जानते हैं इसका अधिक होने का रीज़न भी, कारण भी एक है, क्योंकि हमने कई बोलियों को, इस पर बातचीत करेंगे बाद में, कई बोलियों को हमने हिंदी में शामिल रखा। और हिंदी में जो उसके दरवाजे थे खुला है, ओपन है, मतलब डोर ओपन रखा गया, दरवाजे खुले रखे गए कि किसी भी भाषा से अगर कोई शब्द सरल है और आकर्षक है, सरलता से हम उसको सीख सकते हैं, उसे हमने अपने में समाहित कर लिया। आप जानते हैं आज विद्यालय बहुत कम लोग बोलते हैं, स्कूल ज़्यादा लोग बोलेंगे, क्योंकि हमने हिंदी में ऐसे ही भाषा के शब्दों को चुन करके और अपने हिंदी में समाहित कर लिया, और इसी से हिंदी प्रबल रूप ले ली और मजबूती से आज भारत के धरातल पर है। आप जानते हैं कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए जहाँ पर हिंदी सेकेंडरी है, कुछ राज्यों में हिंदी 3rd पोजीशन पर है। तो इन राज्यों को छोड़ दीजिए, जिसमें अभी जिन राज्यों का नाम मैं ले रखा हूँ, उन्हीं राज्यों में पहली जो उनकी लैंग्वेज आप देखेंगे तो उनका क्षेत्रीय लैंग्वेज है। जैसे तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु है,
केरल में आप देखेंगे तो मलयालम है और कर्नाटक में कन्नड़ है। इसी तरह पूरब वाले जो पूरब उत्तर के जो राज्य हैं उनमें भी ऐसी ही स्थिति है कि उनके जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है अर्थात जो उनकी भाषा उन बोलियों से जुड़ी हुई है उनका पहला महत्व है, और सेकेंडरी आप देखेंगे कि इंग्लिश है, और थर्ड पे हिंदी चली जाती है। और ये जो दक्षिण के नाम हम अभी अभी ले रहे थे उसमें आप देखेंगे कि हिंदी सेकेंडरी है, और ये पूर्व वाले जो क्षेत्र थे यहाँ पर हिंदी थर्ड पोजीशन पे है। ऐसी स्थिति में हिंदी की जो बोलचाल की भाषा है, समझने और जानने की जो परंपरा रही है वो बहुत प्रबल रही है। हम लोग कल जो बातचीत करेंगे इसी हिंदी के अंतर्गत कि इसकी उपभाषाएं कितनी हैं और उसका महत्व क्या है, ये हिंदी कहाँ से बाहर आई है, इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। कल बातचीत करेंगे ये उपभाषा आखिर कैसे बनी, किस तरह से ये उपभाषा भाषा से बाहर आई, इस पर हम कल बातचीत करेंगे। आज केवल इतनी बातचीत कर रहे हैं कि भाषा की जननी संस्कृत है और उसी संस्कृत से हिंदी की आविर्भाव है, और हिंदी भाषा ने निश्चित रूप से इतनी बोलियों को समाहित करके और उसे सरल बनाने का प्रयास कर लिया, जिसका नतीजा ये है कि आज हिंदी पूरे भारत में बोली, समझी और जानी जाती है। भले ही पंजाब और महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोग अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है जिसको हम पंजाबी, गुजराती या मराठी कहें, पश्चिम बंगाल के लोग बंगाली बोलें, लेकिन उनको हिंदी समझने, जानने और किसी को कुछ बताने में कोई परहेज नहीं है, और न उन्हें कठिनाई होती है। वो चीज़ों को अच्छी तरह से रख सकते हैं, वो हिंदी को इतना जानते हैं, समझते हैं, इसलिए उनको हिंदी में बहुत परेशानी नहीं है। और यही कारण है कि हिंदी को संवैधानिक रूप मिला। आप जानते हैं हिंदी भाषा को 1952 में संवैधानिक रूप मिल गया, जब संसद से ये पारित किया गया कि मतलब हिंदी जो है राजभाषा के रूप में भारत में व्याप्त रहेगी, और इसके सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी रहे, जिस अंग्रेजी को कहा गया कि जब हिंदी के लोग जो हिंदी नहीं समझ सकते हैं वो अंग्रेजी में अपना काम करेंगे, तो ये सहायक भाषा के रूप में राजभाषा के रूप में हो गया। राजभाषा में हिंदी इसकी मेन संवैधानिक भाषा है और प्रधान भाषा है, और सेकेंडरी यानी कि दूसरे पोजीशन पे अंग्रेजी को सहायक के रूप में रखा गया कि जिन्हें हिंदी में परेशानी हो रही हो वो अंग्रेजी से अपना काम चला लें। ऐसी स्थिति में संवैधानिक जब हम बाउंडेशन यानी बाउंड्री लाइन में आ गए तो फिर राष्ट्रभाषा पर बातचीत हुई। बहुत विवादित चीज़ है राष्ट्रभाषा, हम इसीलिए इसकी एक अलग से क्लास करेंगे। राष्ट्रभाषा, राजभाषा तो बहुत आसान है कि राजभाषा में हम संवैधानिक रूप से चुन लिए, इसके कई आप देखेंगे संवैधानिक जो रूल हैं उसमें लगभग 8 तरह के एक क्या उसको बोलेंगे संवैधानिक जो लैंग्वेज है इसका, यानी कि जो इंस्टीट्यूट में आप लैंग्वेज का नाम देते हैं तो उस नाम में आप देखेंगे कि भाषा को 8 खंडों में बांटा गया है। आप देखते हैं इसमें कि 43 से लेकर 51 तक का जो संवैधानिक नियम है उस नियम में भाषा को लगभग 8 खंडों में बांट करके और इसके विकास पर, इसके प्रसार पर और इसकी मजबूती पर हमने ध्यान दिया है। हमने क्या मतलब संविधान के जो लोग हैं संसदीय कार्य जो निपटा रहे थे उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद जो राष्ट्रभाषा के रूप में जो तथाकथित लोगों ने इसका नाम दिया कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, ये विवादित है। फिर भी राष्ट्रभाषा के रूप में अगर आज कोई भी भाषा है तो वह हिंदी है। रामचंद्र शुक्ल जो बड़े आलोचक हिंदी के रहे, एक बड़े इतिहासकार रहे हिंदी को लेकर, उन्होंने ये कहा कि हिंदी को इसलिए राष्ट्रभाषा या राजभाषा बना ली गई, कारण इसका यही रहा क्योंकि इसके जानने, समझने और बोलने वाले, अपने विचार को प्रकट करने वाले की संख्या भारतवर्ष में ज़्यादा रही, और जिस चीज़ की अधिकता रहेगी उसकी प्रधानता स्वीकार की जाएगी। रामचंद्र शुक्ल ने यही कारण दिया हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित होने में। इस पर कई बातचीत की जाएगी। आप जानते हैं रामविलास शर्मा भी हिंदी के राष्ट्रभाषा पर बात कर चुके हैं। विद्वानों के अलग अलग मत हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी
हिंदी को लेकर काफ़ी बातें किए हैं। इन सब पर हमारी एक अलग से क्लास होगी कि हिंदी को लेकर विद्वानों में विभिन्न मत, इस पर बातचीत हम लोग बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग चीज़ों को समझें, जानें, और इसे पढ़ने के लिए एक किताब है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। उस किताब का नाम है हिंदी नवजागरण। आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी टॉपिक वाइज, क्योंकि ये बहुत मोटी किताब है तो इसमें केवल टॉपिक आप देख लें, राजभाषा हिंदी, और वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ऐसी कई किताबें हैं, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये किताब काफ़ी प्रमाणिक है, तो आप एक बार देखें। कोरोना के इस दौर में ऑनलाइन की क्लास ध्यान से पढ़कर जो चीज़ें नहीं समझ आए उसके लिए आप मेरा नंबर, जो कि लगातार आप सब जानते हैं, कई विद्यार्थी मेरे से संपर्क भी किए हैं ऑनलाइन पे, तो वैसे ही करेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे और परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। 12वीं की कक्षाएं समाप्त हो चुकी है, परीक्षा चल रही है। 11वीं वाले शांत हैं क्योंकि उनका भी सब कुछ लगभग तय हो चुका है। लेकिन मैं बीए लेवल पे कह सकता हूँ, जो कि ऑनर्स पेपर में हिंदी पढ़ना है या सहायक हिंदी पढ़नी है, उसमें भाषा का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको आप पढ़ेंगे, और जब पीजी में जाएंगे तो एक अलग से उसका प्रश्न पत्र ही बनेगा भाषा। तो इसीलिए भाषा को पढ़ें और मजबूत करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।